सर्विस कौन कौन सा है? एक है EC2 इंस्टेंस, राइट? EC2 दूसरा है लैम्बडा, तीसरा कौन सा है? इलास्टिक बिनस्टॉक। अब इलास्टिक बिनस्टॉक पता है क्या क्या होता है? तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का एग्जांपल है। पहले देखा था ना IaaS, PaaS, SaaS। तो इलास्टिक बिनस्टॉक इज एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज सर्विस। और क्या है? यस, कुछ पढ़े आपने? ECS है। ECS क्या है? इलास्टिक कंटेनर सर्विस। ओके, इसके बाद क्या है? EKS है। EKS इज नथिंग बट इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। और भी कुछ है क्या? आपने कुछ खोला है ना पेज ओपन? क्या क्या दिया है उसके अंदर? डेटाबेस भी बता रहा है। क्या बताए? डेटाबेस सर्विस। डेटाबेस सर्विस आपका कंप्यूटर सर्विस नहीं है। और बताओ। और इसके लिए और क्या क्या बताया, बताओ तो। नहीं, मैं ही सर्च करता हूँ ना। AWS फारगेट। AWS कंप्यूटर सर्विसेज, राइट? लाइट शेल लैम्बडा है, ऑटो स्केलिंग है, फारगेट है, बेसिकली लाइट शेल है, बैच है, कंटेनर सर्विस। तो एक लेते हैं फारगेट। ओके, ये क्या है? AWS फारगेट। तो फारगेट बेसिकली क्या है? व्हाट एग्जैक्टली द फारगेट इज? बेसिकली ये जो क्लस्टर है, कुबरनेटिस क्लस्टर ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। ओके, बैकएंड में कंटेनर्स ही चलते हैं, लेकिन फारगेट क्या करता है? उस AWS क्लस्टर, सॉरी, कुबरनेटिस क्लस्टर ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स है जो मैंने यहाँ पे दे दिया। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत हो सकता है ना? ऑटो स्केलिंग भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ऑटो स्केलिंग भी दे सकते हैं ना? तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। लेकिन आप EC2, लैम्बडा, इलास्टिक बिनस्टॉक, ECS, EKS और फारगेट, ये एग्जांपल तो आप दे सकते हो एज पर एज। हाँ, ECR कंटेनर रजिस्ट्री हो। ECR का मतलब कंटेनर रजिस्ट्री। कंटेनर रजिस्ट्री मतलब जहाँ पे इमेजेस रखा जाएगा। वो कंप्यूट सर्विस नहीं, हमको कुछ कंप्यूटिंग पावर थोड़ी मिलता है उससे। वो तो स्टोरेज सर्विस हो गया ना। ओके, कंप्यूटिंग पावर मतलब बैकएंड में कुछ तो भी ऑपरेशन होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? यस, बैकअप टाइप्स। व्हाट इज बैकअप टाइप्स? तो 4 बैकअप टाइप्स बताया था मैंने, है ना? यार एक बार कर दिया, बहुत आवाज आ रही है। तो स्पीड कम कर दो, कुछ स्पीड। ओके, बैकअप टाइप्स कौन कौन सा बताया था? तो बेसिकली थोड़ा बातचीत मेरे साथ करो, है ना? नॉर्मल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, टेल बैकअप, और क्या है क्या? व्हाट इज यस सर, बैकअप? पढ़ा तो क्या सर होता पढ़ा है तो बताओ? यस सर, इट इज फॉर सिक्योरिटी पर्पस, डेटा सिक्योरिटी पर्पस। ओके, Yes, when we have to close our system, it need to be take a backup of our data, foundation वो ठीक data. है। बैकअप है मतलब बैकअप तो लेना ही है आपको, लेकिन Yes sir. उसके टाइप्स के बारे में बात कर रहा था मैं। Yes sir. ये ये तो टाइप्स तो पढ़े सिक्योरिटी थे सर. पर्पस, ये तो ऑब्वियस है। बैकअप है मतलब फ्यूचर में हम आपका एक्चुअल डेटा अगर लॉस हो जाता है तो बैकअप से आप रिस्टोर करो, दैट इज द थिंग। मैंने आपको बोला बैकअप टाइप्स क्या है ना? तो बैकअप टाइप्स के Yes, बारे में कुछ पढ़ेगा? यस। yes sir. थ्योरी तो पढ़ा है सर. थ्योरी पढ़ा है मैंने. हाँ, जो तुमको पता है बताओ शॉर्ट में।
सर नॉर्मल बैकअप जो है अपना, उसको फुल बैकअप भी बोल सकते हैं अपन। हाँ तो वो बैकअप मतलब इट्स अ टाइप ऑफ बैकअप दैट इट्स बैकअप every time, मतलब every time we need to take backup in that type, uh, ठीक है, और इनक्रीज। यस, इंक्रीमेंटल बैकअप के बारे में बताओ। ठीक है सर, दूसरे बैकअप। हाँ, बाकी बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप क्या है उसके बारे में बताइए। अच्छा सर, सर इंक्रीमेंटल बैकअप मतलब जो अपना पिछला वाला डेटा चेंज हुआ है सिंस लास्ट बैकअप, मतलब उतना ही चेंज वो लेता है, हाँ मतलब ठीक है, जो फुल। मैंने आपने पढ़ा जो सही पढ़ा। ओके। हाँ हाँ। नॉर्मल बैकअप हम्म। मतलब फुल बैकअप, जितना आपने यस सिलेक्ट किया है उतना पूरा डेटा होगा। यस इंक्रीमेंटल सर। बैकअप क्या है? लास्ट बैकअप जो हो गया है उसके बाद यस जो सर। डेटा चेंज हुआ है वो बैकअप है ना। लेकिन मैं अभी यस बताता हूँ, है ना, इसमें यस। ट्रिक क्या है। इसमें एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट यूज होता है आर्काइव बिट का। इट यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्काइव बिट। अब देखो आर्काइव बिट होता क्या है, डेटा के ऊपर सेट होता है, फाइल के ऊपर। आर्काइव बिट कहाँ सेट होता है? फाइल के ऊपर। डेटा चेंज किया, आर्काइव बिट सेट हो गया। डेटा को मैंने चेंज किया, आर्काइव बिट क्या हो गया? सेट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना क्या करेंगे। अरे यार, डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ मीटिंग? नहीं सर। आज कैसे क्या 18 लोग कनेक्ट हो गए? तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। इसका नाम देता हूँ टेस्टिंग। ठीक है। और टेस्टिंग के अंदर कुछ तो डेटा सेव करता हूँ। ओके, ये हो गया सेव। कहाँ हुआ? डेस्कटॉप के ऊपर। अब इसको राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ना एडवांस में जाएंगे। यहाँ देखो, फाइल इज रेडी फॉर आर्काइव। मैंने फाइल क्रिएट किया या फिर मॉडिफाई किया तो आर्काइव बिट सेट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। राइट। मैं ना मैन्युअली इसको ना, मैन्युअली नहीं कर, मैन्युअली इसको रिमूव करता हूँ। अभी मैंने आर्काइव बिट रिमूव कर दिया। क्या किया मैंने? एक बार चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। देखो मैंने आर्काइव बिट रिमूव कर दिया, है ना। अब अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ ना इस फाइल को, क्या होता है? आर्काइव बिट विल गेट सेट। कितना देर लगेगा क्या ओपन होने के लिए? अगर डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर्काइव बिट फिर से सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली सेट, है ना। उसका काम ही है, डेटा मॉडिफाई हुआ तो आर्काइव बिट सेट हो जाते हैं। ओके। और बैकअप टूल्स क्या करते हैं? इसी आर्काइव बिट को इस्तेमाल करते हैं। अब धीरे ध्यान से सुनना। नॉर्मल बैकअप क्या होता है? जब हम लोग बैकअप लेते हैं ना, तो समझो 100 GB का डेटा है, पूरा का पूरा डेटा बैकअप ले जाता है, लेता है नॉर्मल बैकअप। इसको फुल बैकअप भी बोलते हैं। इसको फुल बैकअप भी बोलते हैं। और आफ्टर बैकअप आर्काइव बिट क्लियर करता है। क्या करता है? आर्काइव बिट क्लियर करता है। इसका मतलब है बैकअप सिस्टम को पता चलेगा कि भाई डेटा का बैकअप हो चुका है। क्या है? आर्काइव बिट कौन क्लियर करेगा? मैन्युअली तो हम लोग नहीं करेंगे ना। ओके। बैकअप सॉफ्टवेयर करेगा, मतलब आर्काइव बिट क्लियर हो चुका है। तो नॉर्मली नॉर्मल बैकअप फ्राइडे इवनिंग को लिया जाता है, क्योंकि फ्राइडे इवनिंग होता है ना आपका। तो फ्राइडे इवनिंग को क्या लिया जाता है? नॉर्मल बैकअप। उसके बाद सैटरडे संडे तो छुट्टी है, कोई बैकअप लेने का सवाल नहीं उठता है। आप मंडे को बैकअप लेंगे, इवनिंग को। इवनिंग को क्या बैकअप लेंगे? इंक्रीमेंटल बैकअप। अब इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है? पार्शियल बैकअप। इंक्रीमेंटल एंड डिफरेंशियल आर पार्शियल बैकअप। लेकिन इंक्रीमेंटल बैकअप क्या करता है? जो भी डेटा चेंज हुआ है लास्ट नॉर्मल बैकअप से, मतलब फ्राइडे को जब हो गया था डेटा बैकअप, उसके बाद जो भी डेटा चेंज हुआ है उन्हीं का बैकअप लेगा। वो कैसे लेगा? वो चेक करेगा आर्काइव बिट किसके ऊपर सेट है, उसी डेटा का बैकअप लेगा। अब पता चला सैटरडे संडे तो छुट्टी था, कोई काम करता नहीं है, अगर किया भी तो भी चलेगा। तो जो भी मंडे को डेटा चेंज हुआ है
मतलब फ्राइडे के बैकअप से जो भी चेंज हुआ है उनका आर्काइव बिट क्लियर सेट रहेगा, उन्हीं का बैकअप लेगा, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप। तो आपका बैकअप शेड्यूल क्या हो गया, फ्राइडे नॉर्मल, मंडे इंक्रीमेंटल, ट्यूसडे इंक्रीमेंटल, वेडनेसडे इंक्रीमेंटल, थर्सडे इंक्रीमेंटल। अगर डेली डेटा 2 जीबी का चेंज होता है, डेली डेटा कितना जीबी का चेंज होता है, 2 जीबी का, तो बैकअप में कितना रहेगा, फ्राइडे को 100 जीबी, मंडे को 2 जीबी चेंज हुआ, मतलब मंडे का जो बैकअप रहेगा इंक्रीमेंटल बैकअप 2 जीबी का, ट्यूसडे का भी 2 जीबी का। अब ट्यूसडे में डेटा कौन सा रहेगा, मंडे का जो बैकअप हो चुका है इंक्रीमेंटल बैकअप। और क्या करता है वो सुनो, इंक्रीमेंटल बैकअप क्या करता है, लास्ट बैकअप के थ्रू, बैकअप के बाद जो भी डेटा चेंज हुआ है उसका बैकअप लेता है, और बैकअप होने के बाद आर्काइव बिट फिर से क्लियर कर देता है। मतलब बैकअप सिस्टम को पता चलता है कि इसका बैकअप हो चुका है, राइट। तो नॉर्मल शेड्यूल क्या होता है, फ्राइडे नॉर्मल, मंडे इंक्रीमेंटल, ट्यूसडे इंक्रीमेंटल, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इंक्रीमेंटल बैकअप। और मैंने स्नैपशॉट के बारे में बोला था, इट टेक्स द इंक्रीमेंटल बैकअप। इसका मतलब क्या होता है, एक बार पहली बार वो पूरा बैकअप लेगा, उसके बाद इंक्रीमेंटल लेगा। क्या लेगा, इंक्रीमेंटल। क्लियर, मतलब नॉर्मल बैकअप क्या होता है, फुल बैकअप, लेकिन आफ्टर बैकअप ये आर्काइव बिट डेटा का क्लियर कर देता है। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है, पार्शियल बैकअप, मतलब वो चेक करेगा किस किस डेटा के ऊपर आर्काइव बिट सेट है, और सेट होने के बाद जिन जिन डेटा का आर्काइव बिट सेट है उनका बैकअप लेगा। ओके, और बैकअप लेने के बाद आर्काइव बिट क्लियर कर देगा। ओके, अब इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल बैकअप में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, इंक्रीमेंटल बैकअप क्या करता है, जिस जिस डेटा का आर्काइव बिट सेट है उसका बैकअप लेगा, और बैकअप होने के बाद आर्काइव बिट क्लियर करेगा। लेकिन डिफरेंशियल बैकअप क्या करता है, जिस जिस डेटा का आर्काइव बिट सेट है उसका बैकअप लेगा, ये भी पार्शियल बैकअप है, लेकिन बैकअप होने के बाद आर्काइव बिट क्लियर नहीं करता। बैकअप होने के बाद आर्काइव बिट क्लियर नहीं करता। तो आप शेड्यूल कैसे लगा सकते हो, मंडे सॉरी नॉर्मल और इंक्रीमेंटल, या नॉर्मल प्लस डिफरेंशियल, दो लगा सकते हो। तो इंक्रीमेंटल, नॉर्मल प्लस इंक्रीमेंटल में क्या होगा, फ्राइडे को 100 जीबी का डेटा रहेगा, मंडे को 2 जीबी का, ट्यूसडे को 2 जीबी का, वेडनेसडे थर्सडे को भी 2 जीबी का रहेगा। लेकिन डिफरेंशियल बैकअप में क्या होगा, फ्राइडे को नॉर्मल ले लिया, मंडे को आपने डिफरेंशियल बैकअप अगर लोगे तो जो भी डेटा को आर्काइव बिट सेट है उसका बैकअप ले लेगा। ओके, और बैकअप होने के बाद आर्काइव बिट क्लियर करेगा क्या, नहीं। ट्यूसडे को 2 जीबी डेटा चेंज होगा, तो ट्यूसडे शाम को जब बैकअप लेंगे तो मंडे और ट्यूसडे दोनों का बैकअप लेगा। वेनेसडे को तीनों दिन का बैकअप लेगा, मतलब 6 जीबी का बैकअप रहेगा, और थर्सडे को 8 जीबी का बैकअप रहेगा। तो इधर आपके ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल प्लस इंक्रीमेंटल या नॉर्मल प्लस डिफरेंशियल ऐसे ही बैकअप होते हैं। अब नॉर्मल सॉरी इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल में फर्क क्या है मैंने बता दिया। अब होता क्या है ना, जब समझो नॉर्मल प्लस इंक्रीमेंटल बैकअप रिस्टोर करना है, समझो बुधवार गुरुवार को मेरा डिस्क करप्ट हुआ दोपहर में, करप्ट हुआ, तो मुझे कितने बैकअप रिस्टोर करने पड़ते, पहले फ्राइडे का नॉर्मल, फिर मंडे का इंक्रीमेंटल, फिर ट्यूसडे का इंक्रीमेंटल, और वेडनेसडे का इंक्रीमेंटल, पूरा डेटा हो गया। फिर डेटा मिलेगा कौन सा, नहीं जो गुरुवार के दिन आपने काम किया वो, बराबर। लेकिन अगर डिफरेंशियल बैकअप यूज करोगे तो फ्राइडे का नॉर्मल रिस्टोर करोगे, उसके बाद बुधवार का डिफरेंशियल बैकअप रिस्टोर कर दो, इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर। अब आप बोलेंगे मिरर बैकअप क्या है, मिरर बैकअप बैकअप का पैरेलल प्रोसेस चलाता है। क्या करता है, ये भी फुल बैकअप होता है। ओके, मतलब डेटा का पूरा बैकअप लेगा, मतलब जो आपने 100 जीबी दिया उसका बैकअप लेगा, लेकिन बैकअप होने के बाद आर्काइव बिट क्लियर नहीं करेगा बस। नॉर्मल क्या करता है, आर्काइव बिट क्लियर करता है। तो रेगुलर बैकअप क्या होता है, नॉर्मल प्लस इंक्रीमेंटल या नॉर्मल प्लस डिफरेंशियल, राइट। लेकिन आपको ना पैरेलल प्रोसेस चलाना है, ये तो आपका बैकअप है, लेकिन इसके साथ और एक बैकअप चलाना है, उसके लिए मिरर बैकअप यूज करते हैं। वो किस लिए, डिजास्टर रिकवरी के लिए। ये तो बैकअप है आपका, लेकिन आप दूसरी जगह पे बैकअप मेंटेन करना चाहते हो, है ना। कभी ये ऑफिस की बिल्डिंग क्रैश हो गया तो ना नॉर्मल बैकअप मिलेगा, ना इंक्रीमेंटल, ना डिफरेंशियल। तो हमारे पास दूसरा एक कॉपी होना चाहिए, इसलिए डिफरेंशियल बैकअप। ऑफसाइट बैकअप मतलब किसी दूसरे लोकेशन पे सिर्फ बैकअप रखा है, इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको रिस्टोर करके यूज कर पाएंगे।
क्लियर? इसको थोड़ा सा घर जाने के बाद क्या बोलते हो उसको, रिवाइज करो, मतलब अपने दिमाग की कसौटी पे तोलो कि मैंने सच बताया नहीं बताया, कुछ लूप होल्स है तो रिकलेक्ट करो और कॉन्क्रीट कर लो अपने दिमाग में, बराबर। तीसरा मैंने बताया था रेड, क्या बताया था? रेड टाइप्स। क्या होते हैं रेड टाइप्स? रेड टाइप्स बेसिकली क्या होता है? रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। क्या होता है? रिडंडेंट ओके। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं पता है क्या? रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। एक आध डिस्क सर करप्ट वो भी हो गया तो भी आपका डेटा रहना चाहिए। यस बोलिए, क्या हुआ? कुछ बोला आपने? yes sir चलो सुन। taking multiple hard disks and make them act as one super hard drive इसको पढ़ा है। बराबर, राइट, यू आर राइट। तो मैं आपको पहले बताता हूँ रेड जीरो। ये रेड जीरो है ना। अब रेड जीरो में क्या होता है कि अगर आपके पास दो तीन हार्ड डिस्क है, ये एच डी डी जीरो है, एच डी डी वन है, एच डी डी टू है, तीन हार्ड डिस्क आपके पास है। और तीन हार्ड डिस्क कितने जीबी का है? 100 जीबी का। कितने जीबी का है? तो मैं अगर वॉल्यूम बना सकूं तो मल्टीपल हार्ड डिस्क को कंबाइन करके वॉल्यूम बना सकता हूँ। एक ही वॉल्यूम बनाना चाहता हूँ 250 जीबी का, तो ये क्या करेगा? इसका पूरा ले लेगा, इसका पूरा ले लेगा और इसका आधा ले लेगा। ओके, मतलब हार्ड डिस्क का मतलब वॉल्यूम का साइज स्पैन कर सकते हैं हम लोग, मतलब मल्टीपल डिस्क मिला के एक वॉल्यूम हमारा क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये कोई रिडंडेंसी देता है क्या? नहीं। इसका एक हाथ डिस्क करप्ट हो गया तो पूरा वॉल्यूम बैठ जाएगा। तो जरूरत है तो करो, नहीं तो इसको नॉर्मली यूज नहीं किया जाता। हाँ, उसके बाद उसको कनेक्ट किया हो, 0+1 लगा दिया, किया हो गया। चलो अच्छी बात है, ये समझ में आया थ्योरेटिकली। मेरा इंटेंशन है कि आपको थ्योरेटिकली समझ में आए। आजकल रेट मैन्युअली क्रिएट करना पड़ता है ऐसा मुझे लगता नहीं, पहले हम लोग करते थे, जरूरत होता था। लेकिन आज क्या है, क्लाउड पे यूज करेंगे तो वो क्लाउड इंजीनियर बैकएंड में करते बैठेंगे, हम लोगों को नहीं करना पड़ता। लेकिन करना नहीं पड़ता मतलब ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं होना चाहिए, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। अभी 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 क्या होता है, हम लोग ऊपर ऊपर देखते हैं, मतलब ऊपर ऊपर का मतलब ऊपर ऊपर नहीं, टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या, हार्डवेयर अलग है, वर्चुअलाइजेशन अलग है, और उसके ऊपर क्लाउड यूज कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड में तो हार्डवेयर है ना किसी को तो रेट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर गलती से आपका जॉब इस तरह से लग गया तो आपको भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हो लेकिन इसका मतलब बैकएंड में क्या है पता नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं। तो दूसरा है रेड वन। दूसरा क्या है? इसको मिरर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ये क्या करता है पता है क्या? अगर आपके पास दो हार्ड डिस्क है, दिस इज एच डी डी जीरो, 100 जीबी का है ना, और दूसरा भी है एच डी डी वन, 100 जीबी का है। तो आपका वॉल्यूम क्या रहेगा पता है? 100 जीबी का रहेगा। बेसिकली अगर मैं डॉक्यूमेंट सेव करूँ यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। ओके, मतलब फ्यूचर में अगर एक मेरा डिस्क करप्ट हो गया फिर भी आपके पास डेटा रहता है। क्या रहता है? डेटा आपके पास रहता है। तो दिस इज व्हाट मिरर वॉल्यूम इज, या रेट वन उसको बोलते हैं।
फिर तीसरा क्या है, रेट 5। इसको क्या बोलते हैं, इसको इस तरह से होता है। अगर ये है आपका HDD0, दिस इज HDD0 और दिस इज HDD1 2, बराबर। समझो हमने इसको 300 GB कार्ड ले लिया। ये क्या मेंटेन करता है बताइए क्या यहाँ पे, इसको पैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये साइज कितना हो गया, तीनों मिला के 300 GB हो गया। कितना हो गया, तीनों मिला के 300 GB, है ना। और इसका वॉल्यूम साइज कितना आएगा, 600 GB। ये 200 GB, ये 200 GB और ये 200 GB। ओके। अब ये पैरिटी इंफॉर्मेशन होता क्या है बेसिकली, इस तरह से एनवायरनमेंट काम करता है। अगर एक हाथ डिस्क करप्ट हो गया, समझिए ये डिस्क आपका करप्ट हो गया, आपको इसको निकालना है, दूसरा लगाना है, दूसरा आप लगा दोगे और मैं रेड 5 को रिबिल्ड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, रिबिल्ड। आपको मैन्युअली रिबिल्ड करना पड़ेगा। तो रिबिल्ड होने के बाद ये डेटा जो है, ये जो दो पैरिटी से इसको रिकवर कर लेगा, है ना। कहाँ से रिकवर करेगा, तो एट ए टाइम अगर एक डिस्क मेरा खराब हो जाता है रेड 5 के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, इसको रिकवर कर सकते हैं। मतलब आपका हाई अवेलेबिलिटी किस में मिलता है, रेड 5 में मिलता है, और स्पीड भी मिलता है क्योंकि 3 डिस्क यूज हो रहा है, 3 रीड राइट हेड आएंगे, तो डेटा का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, परफॉर्मेंस। क्योंकि रीड राइट हेड ज्यादा यूज हो रहे हैं ना, डेटा राइट करने के लिए और रीड करने के लिए। समझ में आया। और आप जो बोल रहे होते रेड 10, तो रेड 10 कैसे होता है पता है, नहीं रेड 10 या रेड 10 भी यूज कर सकते हैं। ओके। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो उसको, ये इसको करे रेड 0, ये सेपरेट रेड 0 है, और इनको मिला के क्या हो जाएगा, रेड 1 हो जाएगा। तो ये 1 और ये 0 आ गया, रेड 1 0 है। मतलब दो इंडिपेंडेंट रेड 0 को कब क्लब कर दो रेड 1 के थ्रू, तो रेड 1 0 हो जाएगा। क्लियर। सो दिस इज व्हाट द रेट टाइप इज, याद रहेगा। ओके। तो चलो हम लोग किस में देख रहे थे, हम लोग S3 के बारे में देख रहे थे। और S3 में हम क्या देखेंगे, S3 में एक चीज है कोर्स। क्या होता है शिवराम, कोर्स के बारे में आया। कोर्स का मतलब क्रॉस ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन ट्रांसफर, नहीं, क्रॉस ओरिजिन रेप्लिकेशन। क्या होता है, कोर्स का मतलब क्रॉस ओरिजिन रेप्लिकेशन होता है ना। एक बार है, बराबर है ना, कोर्स कुछ रिसोर्स शेयरिंग आता है ना, शायद मैं गलत बोल दी। यस सर। CORS है ना, क्या होता है सर, हाँ क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, सॉरी मैंने गलत दिया, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो अगर मैं यहाँ पे बकेट बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, दिस इज माई S3 बकेट, और इसको वेबसाइट भी S3 स्टैटिक वेबसाइट कॉन्फ़िगर करता हूँ। क्या करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, index.html रखूंगा, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे
डॉक्यूमेंट डॉट HTML है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्या है HTML। और ये इंडेक्स डॉट HTML जब ओपन करूंगा, इट दिस पेज एक्सेसेस दिस, या डॉक्यूमेंट डॉट HTML लिखने से अच्छा है, आई विल से एक्स्ट्रा पेज। जब मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ वो पेज एक्स्ट्रा पेज को भी क्या करता है, कॉल करता है। अब एक्स्ट्रा पेज मेरा कहाँ, इसी बकेट में है तो ओपन हो जाएगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, सेम ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। दो पेज है ना आपके पास, तो मैंने इंडेक्स डॉट HTML ओपन किया, इंडेक्स डॉट HTML आपका एक्स्ट्रा पेज को ओपन करता है, कॉल करता है। आपका एक्स्ट्रा पेज कहाँ सेव है, इसी लोकेशन पे, इसी बकेट में। तो ये क्या करेगा, इसको बोलते हैं सेम ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, राइट। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने ये सोर्स बकेट है, क्या है, और ये है डेस्टिनेशन बकेट, या अदर बकेट करता हूं मैं, क्या करता हूं, अब अदर बकेट के अंदर स्टैटिक वेबसाइट यहाँ पे भी एनेबल कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, अभी एक्स्ट्रा पेज लिखूंगा। ओके, और यहाँ से एक्स्ट्रा पेज क्या करूंगा, मतलब एक्स्ट्रा पेज के लिए ये क्या कॉल करता है इसको, दिस इज कॉल्ड कोर्स क्रॉस ऑब्जेक्ट ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ओके, मतलब एक बकेट का वेबसाइट दूसरे बकेट के वेबसाइट दूसरे बकेट के अंदर कॉल करता है। ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अगर वेबसाइट रहेगा, आपका ही वेबसाइट ले लीजिए ना, आपका वेबसाइट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे क्या होता है, एक मेन वेबसाइट रहेगा, लेकिन वो मेन वेबसाइट बहुत सारे दूसरे दूसरे वेबसाइट के ऊपर कॉल करता है, कर रहे हैं ना कॉल, रूट कर दे इंफॉर्मेशन के लिए। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल चीजें हैं, हो सकता है उनका मेन वेबसाइट हो, ओके, और बाकी अलग अलग वेबसाइट अलग अलग जगह पे हो, तो वो लिंक कर देते हैं। हाँ, हाइपरलिंक कर, हाँ हाइपरलिंक बोल सकते हैं, वॉट एवर डिफरेंट थिंग, वॉट एवर डिफरेंट वर्ड्स वी कैन यूज इन डिफरेंट वे। यहाँ पे हमको S3 के बारे में देखना है, दैट इज कोर्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। मतलब दो बकेट क्रिएट करेंगे, दोनों को स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग क्रिएट करेंगे, पहले सेम ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग देखेंगे, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट हम लोग दूसरे बकेट में डालेंगे और फर्स्ट बकेट से उसको एक्सेस करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट बकेट से उसको एक्सेस करेंगे। क्लियर, ओके। तो पहले एक बकेट में क्रिएट करता हूँ, क्या करता हूँ, S3 स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, एक बकेट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ ओरिजिन बकेट, क्या है, ओरिजिन बकेट। इसके अंदर मैं कुछ पेजेस अपलोड करूंगा वेबसाइट से रिलेटेड, ओके, और वेबसाइट से रिलेटेड पेजेस अपलोड करने के बाद स्टैटिक वेबसाइट एनेबल करना पड़ेगा, और मुझे इस बकेट को पॉलिसी देना पड़ेगा। ओके, आई एम गिविंग पब्लिक एक्सेस, मतलब वेबसाइट पब्लिक को एक्सेस होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग आई विल फॉलो, एक बकेट क्रिएट करूंगा ओरिजिन, इसके अंदर कुछ पेजेस अपलोड करूंगा, पेजेस अपलोड करने के बाद स्टैटिक वेबसाइट एनेबल करूंगा, और इसको पॉलिसी के थ्रू पब्लिक एक्सेस दे देंगे। इतना तो हो जाएगा। चलो, तो मैं इसको बोलता हूँ ओरिजिन बकेट, और ये है आपका अदर बकेट, है ना। तो चलो हम लोग करके देखते हैं। उसके पहले ना एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, कल हमने S3 एक्सेस लॉगिंग कॉन्फ़िगर किया था क्या, क्या होता है S3 एक्सेस लॉगिन। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ किया था ना लॉगिंग का, थोड़ा सा वेट किया था, लेकिन डेटा जनरेट नहीं हुआ था, तो मैंने बोला बाद में देखते हैं। ओके, TCS1 और TCS2 नाम का बकेट था। ओके, तो बेसिकली मैं क्या चाहता था, TCS1 का जो लॉग्स है वो TCS2 में सेव हो,
लेकिन तब कुछ जनरेट हुआ था क्या? नहीं। तो वो हुआ कि नहीं चेक तो कर लिया। अभी 24 आवर्स हो गया, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ होगा, है ना। तो सर्वर एक्सेस लॉगिंग मतलब जो भी एक्टिविटी इस बकेट में परफॉर्म होता है उसका लॉग जनरेट करके दूसरे बकेट में सेव कर। सेम बकेट में सेव करोगे क्या? नहीं, वो लूप में चला जाएगा, क्योंकि जो भी लॉग जनरेट होगा उसका भी लॉग जनरेट होके सेव हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट को समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस। तो मैं यहाँ पे देता हूँ एडमिन, है ना। अरे यार, क्या था? 797-637, है ना। मैंने 2-3 यूजर क्रिएट करके रखे हैं। एक का ऑथेंटिकेटर मोबाइल पे आता है, एक का इस पे आता है। तो कभी मोबाइल भूल गए तो भी आपका क्लास इंटरप्ट नहीं होना चाहिए ना। दैट इज द थिंग। अब देखिए यहाँ पे ना हमने कुछ बकेट क्रिएट किया था, दैट इज S3, राइट। अब S3 में जब जाते हैं हम लोग, उन्होंने क्या किया था S3 में, कुछ TCS1 पे जाके ये देखो सर्वर एक्सेस लॉग्स क्रिएट हुए ना। अगर इसको ओपन करूँ ना, तो दिस इज अ लॉग, दिस इज अ लॉग, राइट। और इसको कहाँ से करेंगे, कहाँ से किया था, कौन सा बकेट का लॉग जनरेट किया था? TCS में आपको प्रॉपर्टीज में जाना है क्या? ये सर्वर एक्सेस लॉगिंग, ये इनेबल किया था, और यहाँ पे दिया भी है माई लॉग्स विल शुड गेट स्टोर्ड इन दिस बकेट। ओके, इनेबल किया था। दिस इज द डेस्टिनेशन बकेट, और मैंने फॉर्मेट ये दिया था, इस फॉर्मेट में डेटा सेव हो जाएगा, राइट। और ये कहाँ पे गया है आपका? TCS1 बकेट के अंदर गया। अगर मैं TCS1 को क्लिक करूं, तो इफ आई वांटेड टू व्यू सम लॉग्स, ओके, मैं यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। ये कुछ दिया है ना TCS2 के अंदर, ये देखो AWS क्लास के थ्रू कुछ हुआ है ना, गेट ऑपरेशन हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, लॉग्स मेंटेन करता है आपके डेस्टिनेशन बकेट में, है ना। तो सर्वर एक्सेस लॉगिन मतलब बकेट के अंदर का एक्टिविटी किसी आप स्टोर करो, फ्यूचर में एनालाइज करने के लिए आपको अच्छा होता है। क्लियर कि सर्वर एक्सेस लॉगिन। अभी हमको क्या करना है, कोर्स कॉन्फ़िगर करना है। कुछ पूछना है? Firstly, I know, okay, which थोड़ा जोर से पूछे। if I have one bucket, it's example index on testing row, it enable setting. नहीं, बकेट 1 ले भाई। हाँ, Okay. तो बस बकेट 1, उसके बाद इसके अंदर इंडेक्स डॉट HTML है, आप बोल। तो ये enable वेबसाइट हाँ static, मैंने उसका एक वर्जन अपलोड किया, हाँ, फिर कौन सा दिखेगा? लेटेस्ट वर्जन। लेटेस्ट से दिखेगा। यस,
क्योंकि वो तो दिखता है ना वर्जन, वो जब आप वर्जन दिखाते हो तो आप दिखेंगे पीछे के वर्जन, लेकिन यूज होगा लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि फाइल का नाम तो एक ही होता है ना। और यूज कौन सा करेगा? लेटेस्ट वर्जन। क्या कौन सा करेगा? लेटेस्ट वर्जन। पुराना लेटेस्ट वर्जन डिलीट करेंगे तो उसके पहले वाला लेटेस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो एक काम करता हूं, ये जो बकेट है ना, अननेसेसरी लॉग जनरेट कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे ना। पहले एम्प्टी करूंगा इसको और इसको डिलीट कर देंगे ना। आज हम लोग S3 खत्म कर देंगे और इसको एग्जिट करेंगे और इसको क्या करना है? डिलीट करना है। ठीक है, और दूसरा बकेट कौन सा करना है? TCS2 पर। I will empty और empty करने के बाद इसको क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। ओके, तो पहले क्या देखना है हमको? कोर्स देखना है, कोर्स क्रॉस ऑब्जेक्ट नाम में भूल जाता हूँ क्या, रिसोर्स शेयरिंग, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ऐसा कुछ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक सोर्स बकेट बना देंगे। यहाँ पे है क्या? सोर्स बकेट ये है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। एम्प्टी करेंगे बकेट को और एम्प्टी करने के बाद डिलीट करेंगे, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। ओके, करें बकेट क्रिएट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ? क्रिएट बकेट। तो जनरल पर्पस मैं देता हूँ ओरिजिन बकेट, है ना। इसको बोलूंगा 20, 30, 40, रैंडम नंबर दिए। क्या दिया? रैंडम नंबर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? बकेट क्रिएट कर दिया। इसके अंदर क्या करेंगे? कुछ कंटेंट अपलोड करेंगे। कहा गया ओरिजिन बकेट, राइट? यही है क्या? नहीं, ये तो नहीं लग रहा है मुझे। ये ओरिजिन बकेट ये है। इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे और अपलोड करने के लिए मैं क्या करता हूँ? ऐड फाइल्स। और ऐड फाइल्स में कहाँ से करूँगा बॉस? यहाँ पे कुछ पेजेस है ना, ये देखो, ये 4 पेजेस अपलोड करता हूँ। 4 पेजेस मैंने अपलोड कर दिए ना। बेसिकली जब मैं अगर index.html फाइल को ओपन करूंगा, जो मेरे यहाँ पे पहले अपलोड ही कर देता हूँ, है ना। अपलोड हो गया। इसको बेसिकली क्या करेंगे? अपलोड होने के बाद इसको वेबसाइट क्या करेंगे? स्टैटिक वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। आई हैव एनेबल्ड इट और इसका पेज दूंगा index.html। अब वो पेजेस क्यों दिए उसका भी कारण है ना, 4 पेजेस दिए। उसमें से तो मेरे index.html जो 2 पेज 2 इमेजेस है, बीच बीच वाला तो कोई जरूर नहीं है। दूसरा एक है ना जो मैंने अपलोड किया, copy.jpg फाइल है ना, वो index.html कॉल करता है।
क्या करता है, index.html कॉल करते हैं। तो वेबसाइट हो गया। अब इसको क्या देना पड़ेगा, इसको परमिशन देना पड़ेगा। परमिशन कैसा दे, परमिशन आपको ये ऑन करना पड़ेगा ना हमको, नहीं ऑन नहीं, चलो एडिट करके देखते हैं बकेट पॉलिसी हमको क्या दे। अब पॉलिसी कैसे देंगे भाई, पॉलिसी जनरेटर के थ्रू पॉलिसी देंगे ना। AWS पॉलिसी जनरेटर। अब AWS पॉलिसी जनरेटर में जाके तो कौन सा पॉलिसी क्रिएट करना है आपको, S3 का, अलाउ प्रिंसिपल स्टार, एक्शन क्या करेंगे, गेट करेंगे है ना। तो गेट क्या करेंगे, गेट ऑब्जेक्ट, ओके। और इसके अंदर क्या, S3 का ARN भी तो देना पड़ेगा, दिस इज ARN। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके अंदर का सभी कंटेंट है ना, स्टेटमेंट ऐड करेंगे और जनरेट पॉलिसी करेंगे। सो दिस इज द पॉलिसी, बराबर। इसको कॉपी करेंगे पॉलिसी को और हम लोग कहाँ कर क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। इसका मतलब है आई हैव सेव दिस चेंजेस, कुछ गलत हुआ क्या, अभी करके देखेंगे। हो गया, मतलब अगर मैं ये वेबसाइट ओपन करना चाहूँ तो होना चाहिए वेबसाइट ओपन। तो वेबसाइट अगर ओपन करना है तो मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा और दिस इज द, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे ना, इधर डाल देंगे। इट शुड ओपन माई वेबसाइट, आई लव कॉपी, दिस इज माई वेबसाइट। अब उसके अंदर ना 2 पेजेस भी थे, कौन कौन से, वैसे तो 4 पेजेस थे, 4 पेजेस थे। एक था index.html, दूसरा था coffee.jpj, तीसरा था बीज.jpj। बीज.jpj यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है ना, अगर मैं नहीं अपलोड करता तो भी चलता। और चौथा है एक्स्ट्रा पेज डॉट HTML। अभी मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया, सेम ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, बराबर। लेकिन ना यहाँ पे मैंने एक चीज गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया बताओ क्या आपको, यहाँ तक समझ में आया क्या, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कंफ्यूजन है कुछ, यस। वो एक्सेस ब्लॉक है पब्लिक का, वो 4 ऑप्शन थे, तो इसको यार अभी कोर्स के बारे में बात करते हैं ना। नहीं, वो आपने पहले ये ब्लॉक रखा था ना, तो फिर नहीं हुआ, इसको अनब्लॉक करके फिर हुआ। बेसिकली पब्लिक एक्सेस जब देंगे तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको ये देख पाएंगे है ना। तो देखिए मैं index.html में ओपन करता हूँ है ना, ओपन विथ नोटपैड में करूँ तो ये मेरा index.html, बेसिकली दिस इज HTML पेज। ये मेरा मैं फर्स्ट वेब पेज दिखाता है, टाइटल मैंने आई लव कॉफी देता है, क्या देता है, हेलो, ये तो हेडर है, ये नहीं दिखाएगा, ये आई लव कॉफी, बराबर है। उसके बाद हेलो वर्ल्ड, ये यहाँ से आया, राइट। और ये हेलो वर्ल्ड के बाद एक इमेज ओपन हुआ coffee.jpj,
तो कॉफी डॉट जेपीजे फाइल मेरे वेबसाइट के अंदर स्टोर्ड है। उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं, ये देखिए, आई वॉन्टेड टू फेच द एक्स्ट्रा पेज। अभी फेच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने दूसरे बकेट का यूआरएल दिया है। मैंने क्या दिया है? दूसरे बकेट का यूआरएल। तो मुझे क्या करना है, सेम बकेट का यूआरएल देना है। क्या देना है? क्योंकि ये एक्स्ट्रा पेज डॉट एच टी एम एल करंट बकेट में ही है, तो है कहाँ पे है? करंट बकेट में। तो करंट बकेट का नाम क्या है हमारे पास? ओरिजिन बकेट, राइट। तो अगर मैं बकेट के प्रॉपर्टीज में चला जाऊं, सो व्हाट आई विल गिव, इसका नाम क्या आएगा ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ ना, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ डाल देता हूँ। कर दूं पेस्ट? हो गया सेम ओरिजिन वाला। इसको सेव कर देंगे ना, क्या कर देंगे? सेव। सेव करने के बाद मेरा ये जो पेज है वो कहाँ पे आ गया? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अगर इसको ओपन करेंगे नोट पैड में, तो ये आ रहा है ओरिजिन बकेट, है ना। मतलब एक्स्ट्रा पेज ओरिजिन बकेट से ही ले रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको अपलोड कर देंगे कहाँ पे? इस ओरिजिन बकेट में। अपलोड ऐड फाइल एक्स्ट्रा पेज, ओपन कर दो। इंडेक्सला पण अपलोड करावं लागेल चेंजेस केले. अरे यार गलती मैंने ना, सॉरी, हाँ आप बराबर बोल रहे हो। मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा पेज अपलोड किया। हाँ. एक्स्ट्रा पेज अपलोड नहीं करना है। कौन सा अपलोड करना है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अपलोड करना है, क्योंकि मैंने तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में चेंजेस किए ना। एक्स्ट्रा पेज तो वैसे ही है, मैंने चेंजेस कहाँ किया? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। देखो अभी तक आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, तो क्या किया है मैंने, एक बकेट क्रिएट किया। ओके, बकेट को स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कॉन्फ़िगर किया, बराबर। फिर क्या किया, 4 पेजेस अपलोड किए, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, कॉफी डॉट जेपीजे, बीच डॉट जेपीजे का कोई जरूरत नहीं है, फिर एक्स्ट्रा पेज डॉट एच टी एम एल। ओके, और प्रॉपर परमिशन दे दिया। और प्रॉपर परमिशन देने के बाद हम इस बकेट को एक्सेस करेंगे। क्या आया? ऐसा क्यों आ रहा है भाई? या नीचे कुछ आना चाहिए था ना। आपका S3 बकेट है ना। अब S3 बकेट में बकेट कौन सा है आपका? ओरिजिन बकेट है ना। ओरिजिन बकेट के अंदर ये 4 पेजेस आपके पास है। अगर आप एक्स्ट्रा पेज को ओपन करते हो, यहाँ से ओपन होता है, तो ये क्या बताता है? दिस एक्स्ट्रा पेज हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, ये लाइन है इसके अंदर। और आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या है? अगर आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ओपन करेंगे यहाँ से, तो ये क्यों नहीं आ रहा है? ये भी तो आना चाहिए। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, पॉलिसी टू से जनरेट करना पड़ेगा, बोलिए। पॉलिसी को खुद से जनरेट करना पड़ेगा, हम्म पॉलिसी
मैंने डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद आपका index.html डिलीट हो गया ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, वर्जनिंग एनेबल कर देता हूँ। ओके, वर्जनिंग एनेबल करने के बाद हमारा ये जो S3 के अंदर index.html है, इसको ओपन विथ करता हूँ। तो दिस इज द, बराबर तो है। हो गया, आप लोग क्लोज करेंगे। और इसका जो नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे वो आना चाहिए, एक जो मैसेज था ना, एक्स्ट्रा पेज HTML का सक्सेसफुली। तो बेसिकली यहाँ पे वो आना चाहिए था। इसको बोलते हैं सेम ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, मतलब एक ही बकेट का रिसोर्सेस हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो कुछ तो गलती हुआ होगा, तो इसको मैं कल बताता हूँ आपको, चलेगा। अब देखिए दूसरा क्या है बचा है हमारे पास। क्रॉस क्रॉस नहीं, फिर सेम अगर नहीं हो रहा है तो क्रॉस भी नहीं होगा ना, है ना। तो एक ही प्रैक्टिकल है, बेसिकली सेम ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग को तो प्रैक्टिकल नहीं है, वो बताने के लिए मैंने बताया, है ना। नाउ as far as bucket is concerned, बाकी सब तो हो गया ना। हाँ, इवेंट नोटिफिकेशन बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, इवेंट नोटिफिकेशन, है ना। कल मैंने बताया था S3 विल जनरेट इवेंट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे आपका SNS है, जैसे SQS है, या फिर लैम्बडा फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इवेंट नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या करेंगे, इवेंट नोटिफिकेशन। अब इवेंट नोटिफिकेशन SNS को दे सकते हैं, SQS को दे सकते हैं, और लैम्बडा को दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कॉन्फ़िगर करूंगा, इवेंट नोटिफिकेशन SNS के लिए कॉन्फ़िगर करूंगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक SNS क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, SNS। अब SNS क्या होता है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। क्या है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो मैं एक टॉपिक क्रिएट करता हूँ, माय SNS टॉपिक 1, है ना। दोस्त पंखा लगा देगा क्या टॉपिक। अब देखो, ये मैं डिफॉल्ट ऑप्शन लेता हूँ, अभी फिलहाल नहीं डिस्कस करेंगे, अभी FIFO क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, वगैरह वगैरह। क्रिएट टॉपिक करेंगे, बराबर, हो गया टॉपिक। अब टॉपिक क्रिएट होने के बाद मैं इसका सब्सक्रिप्शन क्रिएट करूंगा। क्या करूंगा, सब्सक्रिप्शन किसको देना है, तो ईमेल को देंगे। ईमेल कौन सा लेंगे, मैं अपना ईमेल ले लेता हूँ। SNS टॉपिक क्रिएट किया, और SNS को सब्सक्राइब कौन करेगा, उसके लिए टॉपिक दे दिया, बराबर। मतलब ये क्या करता है आपको, ये SNS टॉपिक क्रिएट हो गया, इसका सब्सक्राइबर भी क्रिएट हो गया। देखो ये क्या करेगा, पेंडिंग कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन मेरे लिए है, मुझे मेल आया होगा। ये देखो AWS नोटिफिकेशन, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंफर्म सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। हो गया कंफर्म सब्सक्रिप्शन। तो अगर मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, कहाँ गया था, यहाँ पे, और इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश करने के लिए कुछ है नहीं क्या,
कंफर्म हो गया। अब इसके थ्रू मैं मैसेज पब्लिश करना चाहता हूं, ठीक है, और पब्लिश कर दे तो हो गया पब्लिश मैसेज। ओके, तो मैसेज अगर पब्लिश हो गया तो व्हाट आई शुड एक्सपेक्ट कि ये देखो मुझे मैसेज आ गया ना, किसके थ्रू आया, एसएनएस के थ्रू, बराबर, मतलब एसएनएस सर्विस हमारा क्रिएट हो गया। अब हम लोग S3 में इवेंट नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, S3 के अंदर, दिस इज माय S3 बकेट, ओके, S3 बकेट कौन सा है, ओरिजिन बकेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इवेंट नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। नीचे आता था, कहाँ पे है रे भाई, इवेंट नोटिफिकेशन, मैं क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन कर सकता हूँ, मैं करता हूँ इवेंट 101, प्रेफिक्स वगैरह देना है क्या, प्रेफिक्स मतलब फोल्डर, ओके, और यहाँ पे .jpg दे देता हूँ, ठीक है, ये भी ऑप्शनल है, चलो इसको भी निकाल देते हैं, है ना। इवेंट टाइप, ऑल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इन दिस बकेट, आप पुट ऑफ भी कर सकते हो, है ना, कुछ भी होता है इस बकेट के अंदर तो होगा। ऑल ऑब्जेक्ट्स रिमूव का भी इवेंट हो, है ना, और मतलब आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट, मतलब कौन कौन से ऑपरेशन करने के बाद इवेंट नोटिफाई हो ये बता सकते हो। एटलीस्ट में पुट ऑब्जेक्ट अगर हो, पुट मतलब नया ऑब्जेक्ट अपलोड हो तब इवेंट नोटिफिकेशन जाना चाहिए, मैंने ग्लोबल ले लिया, थोड़ा ज्यादा ही ले लिया। अब ये कहाँ सेंड होना चाहिए, इट शुड सेंड टू द एसएनएस। आपके पास लैम्डा फंक्शन है, एसक्यूएस है, लेकिन हम लोग एसएनएस देखेंगे, सिंपल है, ओके। लैम्डा के लिए लैम्डा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एसक्यूएस के लिए एसक्यूएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बट एसएनएस कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी सिंपल, मैंने उसका टेस्टिंग भी आपको बता दिया। अब ये क्या करेगा, चूज एसएनएस टॉपिक, राइट, और ये क्या होगा, से होगा, क्या होगा, व्हाट इट सेज, try the error persists, contact AWS for a system। मैं ना एक काम करता हूँ, AWS में क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक मिनट सर, इवेंट नोटिफिकेशन देख रहे थे ना हम लोग। अब इवेंट नोटिफिकेशन देने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, यू नीड टू गिव परमिशन, राइट। अब परमिशन आपका किस तरह से रहेगा,
So you need to give permission to specific S3 bucket, right? और यहाँ पे क्या देंगे, SNS टॉपिक देंगे, है ना? तो मैं एक क्या करता हूँ, पॉलिसी क्रिएट करता हूँ, राइट? व्हाट शुड बी AWS पॉलिसी जनरेटर। यहाँ पे जाएंगे तो हम लोग, हमको क्या करना है, SNS टॉपिक पॉलिसी अलाउ करना है। किसको अलाउ करना है? बकेट को, है ना? तो बकेट को अलाउ करेंगे। बकेट का नाम क्या है हमारे पास? इफ आई गो हियर, दिस इज अ बकेट, है ना? ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे, मैं ऑल एक्शंस दे देता हूँ, है ना? या पुट करता हूँ, है ना? पुट, पुट का एक ही है क्या? क्या ये काम करेगा क्या? ट्राई करते हैं। इसको क्या डालना है, दिस पॉलिसी वी नीड टू, आपको एक्सेस पॉलिसी करेंगे। यहाँ पे डाल के देखता हूँ। इस पॉलिसी को एडिट नहीं कर सकते क्या? Who can access your topic? By default, only a topic owner can publish or subscribe to this. एक काम कर दो, एक नया टॉपिक क्रिएट कर देना। टॉपिक 2, एक्सेस पॉलिसी बेसिक। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? और यहाँ पे हमने ना जो पॉलिसी क्रिएट किया है, जनरेट पॉलिसी, इसको कॉपी करके यहाँ डाल दे। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम है। ध्यान दो, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कल आपको प्रॉपर बताता हूँ। तो S3 के थ्रू SNS के में हम लोग क्या कर सकते हैं, इवेंट नोटिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक SNS का टॉपिक क्रिएट किया,
और S3 के ऊपर कुछ इवेंट जनरेट हो, मतलब अगर फूड डॉक्यूमेंट हो, तो वो क्या करेगा, SNS का टॉपिक जनरेट करेगा। यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वी नीड टू प्रोवाइड प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्सेस टू SNS टॉपिक, राइट। अगर S3 स्पेसिफिक S3 बकेट का पॉलिसी अगर दे देते हैं हम प्रॉपर, तो ये काम करेगा। ओके, तो अननेसेसरी टाइम स्पेंड करने से अच्छा है, आई विल टेल यू टुमारो। तो एक कोर्स भी बताऊंगा और दूसरा क्या बताऊंगा आपका, SNS भी बताऊंगा। क्या बताऊंगा, SNS, है ना। अब देखिए और क्या मुझे बताना है इसमें, यस, तीसरा जो चीज बताना है मुझे, ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? हेलो, नो सर। CDN, इसको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, राइट। इसको क्या बोला जाता है, और वी कैन से क्लाउड फ्रंट, क्या बोल सके, क्लाउड फ्रंट। CDN इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट। आपने अगर स्टैटिक वेबसाइट होस्ट किया है, आपने होस्ट कहाँ किया है, मुंबई में, है ना। AWS का डेटा सेंटर मुंबई में है, और ग्लोबली इस वेबसाइट को एक्सेस करता है कोई, ग्लोबली, है ना, तो उसको यूजर को अलग अलग लेटेंसी मिल सकता है, यूजर को अलग अलग लेटेंसी मिल सकता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो सकता है ना। कोई अलास्का से एक्सेस करेगा, हो सकता है उसको शायद बहुत देर से एक्सेस होगी, इतना ज्यादा देर लगता नहीं, आजकल इंटरनेट अच्छा हो तो हो जाता है। लेकिन अगर एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, तो डेफिनेटली उस यूजर को पेजेस अपलोड होने के लिए समय लगेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, CDN कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या करते हैं, CDN इज अ क्लाउड फ्रंट। CDN क्या होता है, क्लाउड फ्रंट। तो क्लाउड फ्रंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई विल गो हियर, और मैं यहाँ पे क्लाउड फ्रंट देता हूँ। दिस इज अ क्लाउड फ्रंट सर्विस। क्लाउड फ्रंट सर्विस के नीचे लिख के आया था कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, राइट। ओके, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है ना। तो आई डोंट वांट दिस। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें फ्री वाला प्लान भी अवेलेबल है, और फ्री में कौन कौन से फीचर्स है ये इसने दिए है। और इसमें आपके पास कुछ एडवांस प्लान भी है। प्रोफेशनल है $15 पर मंथ, बिजनेस प्लान है जिसमें $200 पर मंथ लगेगा। और तो डेफिनेटली अगर आप अलग अलग प्लान लोगे तो इसमें अलग अलग फीचर्स आपको मिलेंगे। ओके, अब इसमें क्या होगा, अगर आपने फ्री प्लान यूज किया, तो फ्री प्लान में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन 1, है ना, सिंगल वेबसाइट और ऐप मैंने दे दिया, नेक्स्ट करेंगे। अब आपका CDN किस किस के लिए यूज हो सकता है, S3 के लिए यूज हो सकता है, आप इलास्टिक लोड बैलेंसर के लिए यूज कर सकते हो, आप API गेटवे के लिए यूज कर सकते हो। नॉर्मली CDN किसके लिए होता है, जहां पे स्टैटिक कंटेंट हो वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। डायनेमिक कंटेंट रहेगा तो CDN में उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर मेरा डायनेमिक वेबसाइट है, बैकएंड में मेरे डेवलपर कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। अब होता क्या है, इसका एक यूज केस बताओ क्या आपको, मतलब ये मेरा वेबसाइट है, क्या है, वेबसाइट, राइट, स्टोर्ड इन S3 में स्टैटिक वेबसाइट ही होस्ट किया जाता है। ओके, अब ये कहाँ है, मुंबई में। कोई अलास्का से यूजर है, अब होता क्या है, अलास्का के आसपास एक एज लोकेशन भी होगा, यूजर का रिक्वेस्ट इसके थ्रू इधर जाता है। पहली बार जब एक्सेस करेगा तो डेटा एक्सेस कहाँ से होगा, मुंबई से होगा। ओके, और उसका कंटेंट कहाँ पे कैश होगा, अलास्का के आसपास जो एज लोकेशन है वहां पे से होगा। इसका TTL वैल्यू जो होता है ना, नॉर्मली TTL वैल्यू होता है नॉर्मली 24 आवर्स।
क्या होता है 24 आवर्स, राइट। मतलब अगर उन्हें पेज फेच किया तो 24 आवर्स तक रहेगा। ओके, अगर स्टैटिक कंटेंट है जो चेंज नहीं होता तो अच्छी बात है। अगर दूसरा यूजर भी आसपास के रीजन से एक्सेस करेगा तो एज लोकेशन से मिल जाएगा, क्योंकि एज लोकेशन का काम ही होता है कैशिंग करने के लिए। अगर डायनेमिक रहेगा तो मेरे मेन साइड वेबसाइट पे दूसरा पेज रहेगा और एज लोकेशन पे दूसरा पेज होने के चांसेस है। इसीलिए हम लोग सीडीएन स्टैटिक कंटेंट के लिए यूज करते हैं, डायनेमिक के लिए यूज कर पाएंगे क्या? नहीं। क्लियर? ओके। तो ये कुछ लोकेशन है, इलास्टिक लोड बैलेंसर, एपीआई गेटवे, एलिमेंटल मीडिया पैकेज, मतलब कुछ वीडियोस है, कुछ है, इनके लिए भी ये हो सकता है। नाउ आई नीड टू प्रोवाइड द पाथ फॉर दिस बकेट, है ना। तो बकेट कौन सा है? दिस इज द बकेट, राइट। और बकेट के अंदर भी ऑब्जेक्ट दूं क्या मुझे? ये बकेट देना पड़ेगा ना, इससे क्यों? तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, बोलिए। बकेट को सिलेक्ट कर पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को नहीं कर पाएंगे। बकेट को सिलेक्ट किया ना, नहीं पैकेज में, दिस इज बकेट। हाँ वहां पे सामने क्लिक करके हाँ ओके, चूज, ओके, यूज वेबसाइट एंड पॉइंट, है ना। कोई पाथ देना है क्या? नहीं। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो गया। मेरे पास फ्री प्लान है इसलिए मैंने किया। अब मैं इसको दिखा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि बकेट मुंबई में है, लेकिन वर्ल्ड वाइड आपका डेटा बहुत अच्छे स्पीड से मिलेगा सीडीएन के थ्रू। ओके, तो एडब्ल्यूएस आपको सीडीएन देता है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर उसका सीडीएन प्लेटफॉर्म देगा, गूगल क्लाउड उसका सीडीएन प्लेटफॉर्म देगा, और बहुत सारे ओपन सीडीएन प्लेटफॉर्म भी है। ओपन सीडीएन मतलब प्राइवेट सीडीएन प्लेटफॉर्म। कल मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था क्लाउड फ्लेयर पर। ओके, तो नॉर्मली इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर अदर सीडीएन प्लेटफॉर्म्स, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो 2-3 सर्च करके रखो, प्राइवेट सीडीएन प्रोवाइडर कौन से हैं। क्लियर? शाबाश। आज क्या है, यूनिफॉर्म पहन के आप कुछ पार्टी वार्टी है क्या? अरे यार मैंने लेकिन थोड़ा सा अलग है। चलो ठीक है, सीडीएन समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब इसमें ना और एक चीज डिस्कस करनी है। लास्ट टॉपिक है इसमें, AWS नो फैमिली। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है पता है क्या? वी कैन ट्रांसफर डेटा ऑफलाइन टू S3। आप डेटा को क्या कर सकते हो, ऑफलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। अभी तक क्या देखा हमने, ऑनलाइन देखा। क्या देखा? ऑनलाइन, है ना। तो ऑनलाइन के थ्रू डेटा ट्रांसफर करना ठीक है, आपके पास बैंडविड्थ अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास पेटाबाइट्स ऑफ डेटा है, ट्रांसफर करना है, समझो इन्फोसिस ने समझा कि मुझे AWS का क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करना है, उनके पास बहुत सारा डेटा है, वो डेटा अपलोड करना है, तो इसको कैसा करेंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग, हो नहीं पाएगा। हो भी पाएगा तो पता चला 6 महीने डेटा आप ट्रांसफर के लिए लग रहे हो, तो चलेगा क्या? कुछ नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या है, ऑफलाइन डेटा ट्रांसफर यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑफलाइन डेटा ट्रांसफर। अब जब मैं ऑफलाइन डेटा ट्रांसफर की बात करता हूं, ओके, और ऑफलाइन डेटा ट्रांसफर में कुछ है क्या, AWS
यहाँ पे हम लोग स्नो फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 3 डिवाइसेस है आपके पास, दिख रहे हैं आपको? एक है AWS स्नोबॉल, दूसरा है AWS स्नोबॉल एज, और तीसरा है AWS स्नो मोबाइल स्नोबॉल, है ना? एक हार्ड डिस्क का बॉक्स दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है हार्ड डिस्क का बॉक्स। अगर आपके पास पता चला 10 टेराबाइट का डेटा है या 500 GB का, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यू कैन कॉल स्नोबॉल। ओके, मतलब आपने अगर ये सर्विस के लिए रजिस्टर्ड किया, व्हाट आई एम सेइंग, स्नोबॉल का कुछ आता है क्या? इस AWS स्नो फैमिली है ना? Order AWS Snow family device. Import into Amazon S3. Export from Amazon S3. अभी देखो, import into import मतलब Amazon S3 के अंदर डेटा डालो, export मतलब Amazon S3 के थ्रू डेटा भेजो। हमको क्या करना है, हमारे प्रीमाइसेस से Amazon S3 के अंदर डेटा डालना है, तो यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे। अभी बोल रहा है AWS Snowball Edge is no longer available for new customer। ये AWS डेटा सिंक करके सर्विस है, ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर फास्टली करता है, उसके थ्रू करना चाहिए। हालांकि ये क्या करते हैं ना, इवेल्युएट करते हैं कि कस्टमर का एक्सपेंसेस कितना है। अगर मेरा महीने का $1000 का बिल होता, तो डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड मी AWS स्नो डिवाइस, क्योंकि हमारे जैसे कस्टमर्स को सर्विस देके कुछ फायदा थोड़ी है, पता है दे आर नॉट यूज फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, ये करेंगे क्या नहीं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं पता है क्या, तो उन्होंने दूसरा सर्विस दिया है AWS डेटा सिंक, ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर फास्ट हो इसलिए, है ना? क्योंकि हमारा डेटा का साइज कितना रहेगा, बहुत ज्यादा हो गया तो 1 GB 2 GB 5 GB, उससे ज्यादा थोड़ी रहेगा हमारा डेटा, कितना भी कर लो, है ना? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए स्नो बॉल का लिमिट कुछ तो भी 5 टेराबाइट वगैरह कुछ रहता है, या देखना पड़ेगा कितना है तो। ओके, तो बेसिकली हम अगर इंपोर्ट इनटू Amazon S3 करना चाहे, और ये स्नो बॉल अगर हम लोग ऑर्डर करें, तो फिजिकली एक बॉक्स हमारे पास ऑन प्रीमाइसेस में आता है, और उसको हमारे ऑन प्रीमाइसेस में रखने का वैलिडिटी होता है 2 दिन 3 दिन ऐसा कुछ। तो अब ड्यूरिंग दैट पीरियड मुझे फिजिकली डेटा ट्रांसफर उसके अंदर करना है। क्या करना है? फिजिकली कर सकता हूँ ना, मैं अपने सर्वर को हार्ड डिस्क लगा दूंगा और डेटा ट्रांसफर लगा दूंगा, और मैं इसको मॉनिटर भी करूंगा। इट इज वेरी फास्ट। और ये होने के बाद Amazon का कुरियर पर्सन आता है, उठा के लेके जाएगा, और आपका जो बकेट है उसके अंदर मैन्युअली ट्रांसफर किया जाए। ओके, अगर डेटा का साइज बहुत ज्यादा है, अगर डेटा का साइज, समझो इन्फोसिस का मैंने एग्जांपल दिया, इन्फोसिस वांटेड टू माइग्रेट देयर होल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन, या नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन, डेटा ऑन AWS S3। तो ये क्या कर सकते हैं, इस तरह का स्नो मोबाइल, दिखने में छोटा दिख रहा है लेकिन ये बड़ा सा ट्रक है, क्या है ना, वो ट्रक आपके प्रीमाइसेस में आएगा, ओके, और फिजिकली डेटा उस ट्रक के अंदर भरा जाएगा, मतलब वो ट्रक के अंदर कैबिनेट के अंदर स्टोरेज मैकेनिज्म रहेगा, उसके अंदर डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, एंड द ट्रक विल मूव टू द AWS डेटा सेंटर, और वहां पे फिजिकली डेटा मूव होगा। क्लियर? तो आपको 2 डिवाइस बताया मैंने, एक स्नोबॉल बताया और एक स्नो मोबाइल बताया, तीसरा है स्नोबॉल एज। क्या है? स्नोबॉल एज। बेसिकली इसमें स्टोरेज और कंप्यूटिंग दोनों रहता है। क्या रहता है? स्टोरेज और कंप्यूटिंग। जैसे प्लेन का डेटा रिकॉर्ड करना है, या किसी चीज का डेटा रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के लिए स्टोरेज चाहिए, और रिकॉर्ड करने के लिए कुछ तो भी कंप्यूट मैकेनिज्म भी काम करेगा, करेगा कि नहीं? प्लेन का ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, वो डेटा रिसीव भी करता है और स्टोर भी करता है। सो दैट काइंड ऑफ डिवाइस इज स्नोबॉल एज, मतलब इसमें कंप्यूटिंग पावर भी रहेगा और स्टोरेज पावर भी रहेगा। स्नोबॉल और स्नो मोबाइल में क्या रहेगा? ओनली स्टोरेज, और स्नोबॉल एज में क्या रहेगा आपका? स्टोरेज प्लस कंप्यूटिंग। क्लियर?
अब S3 में मेरे पास दो ही चीजें बची है, एक है कोर्स और दूसरा है SNS का पॉलिसी कैसे लगा के। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कल मैं आपको बता दूंगा। क्लियर हो गया। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करना है, करेंगे शुरू, कर देते। थोड़ा सा डिस्कशन तो कर सकते हैं ना, अभी हमारा समय का हुआ है, 2 बजे थोड़ी है। लिंक में फिर 2 घंटे हो जाएगा। क्या? तो हमारा टॉपिक कौन कौन सा हुआ? इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद IAM हो गया, EC2 हो गया, EC2 के बाद VPC हो गया। ओके, पहला हुआ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद IAM के बाद EC2 के बाद VPC के बाद रूट 53 और उसके बाद S3। तो मेजरली सब टॉपिक हमारे बड़े बड़े टॉपिक हो गए है ना। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग लोड बैलेंसर। क्या देखेंगे? हालांकि लोड बैलेंसर मैं डायरेक्ट EC2 इंस्टेंस के बाद ले सकता था, लेकिन नहीं लिया, तो अभी ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने थोड़ा कैसे लिया कि आपको थोड़ा सा आसान हो, इस हिसाब से लिया है ना। इंट्रोडक्शन, EC2, IAM, इस फ्लो से गए, मतलब जो डिपेंडेंसी आती है वो डिपेंडेंसी आपको समझ में आए। अभी क्या करना है, लोड बैलेंसर क्या होता है? लोड बैलेंसर कुछ याद है, पता है लोड बैलेंसर क्या होता है? मैंने क्लाउड फ्रंट डिलीट कर देता हुआ, वैसे तो पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अननेसेसरी। लोड बैलेंसर आपका ट्रैफिक के अकॉर्डिंग क्या करता है? लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। तो अगर मैं लोड बैलेंसर व्हाट लोड बैलेंसर विल डू। हाँ, मुझे और एक बात करना था, कल आपका क्लास 11:30 को है ना? 11:30 से ले गया ना, मेरे बेटे का कल भी एग्जाम था, तो वो एडजस्ट करके आना पड़ेगा। तो छुट्टी लेने से अच्छा है कि मैं सोचा इस तरह से एडजस्ट किया जाए, है ना। तो चलेगा ना? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कोई डाउट है कल के लिए? No, sir. बाकी 2 पेपर है, तो सैटरडे को है, तो चल जाएगा। No. ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, लोड बैलेंसर ये क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी ऑफ बैकएंड एप्लीकेशंस, है ना। बैकएंड एप्लीकेशंस का हाई अवेलेबिलिटी देता है, और ये क्या करता है? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लोड बैलेंसिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लोड बैलेंसिंग, है ना। तो इट प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी ऑफ बैकएंड एप्लीकेशन, ऑल्सो प्रोवाइड्स लोड बैलेंसिंग। तो ये क्या होगा, मेरे पास बैकएंड में 2 EC2 इंस्टेंस है, क्या है? We have 2 EC2 instances, right? और इसी EC2 इंस्टेंस में हमने क्या किया, इसको बोलेंगे वेब सर्वर 1 और इसको बोलेंगे वेब सर्वर 2। आपने अगर वेबसाइट कॉन्फ़िगर किया, सेम वेबसाइट कॉन्फ़िगर किया, समझो वेब 1 पे भी कॉन्फ़िगर किया, वेब 2 पे भी सेम वेबसाइट कॉन्फ़िगर किया, इसको एक्सेस करने के लिए आपको EC2 का URL या फिर IP एड्रेस देना पड़ेगा, है कि नहीं? मीन्स यू आर एबल टू एक्सेस वेबसाइट और एप्लीकेशन होस्टेड ऑन। आप सिर्फ एप्लीकेशन ही होस्ट कर सकते हो क्या? नहीं, आप वेबसाइट ही होस्ट कर सकते हो क्या? नहीं, आप एप्लीकेशन भी होस्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन फिर एप्लीकेशन हमको बनाते आना चाहिए। ओके, उसके लिए दूसरा एनवायरनमेंट रहेगा,
राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वी टेक अ एग्जांपल ऑफ वेबसाइट विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो फिर बैकएंड में दूसरी चीजें देखनी पड़ेंगी, है ना। हम लोग डेवऑप्स जब आएगा ना तो टॉमकैट एज एप्लीकेशन सर्वर देखेंगे, है ना। टॉमकैट क्या करता है, एप्लीकेशन सर्वर आपको एक्सेस देता है, तो उस समय देखेंगे। तो बेसिकली एप्लीकेशन भी एज ए वेबसाइट के फॉर्म में एक्सेस हो सकता है। एप्लीकेशन भी क्या हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सर्वर एंड वेब सर्वर। थोड़ा जोर से क्या बोलो। एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशन का कोई वर्क फ्लो डिफाइन करेगा ना, जैसे लीव मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या है, लीव मैनेजमेंट सिस्टम। समझो अजय को क्या चाहिए, लीव चाहिए, उसका मैनेजर मैं बैठा हूँ, मेरा मैनेजर कोई और रहेगा, है ना। तो अगर अजय क्या करता है, लीव एप्लीकेशन डालता है तो मेरे पास आएगा, ये वर्क फ्लो हो गया। मैं अगर रिजेक्ट कर देता हूँ तो रिजेक्ट होगा, अगर अप्रूव कर देता हूँ तो इट विल गो टू माय पर मैनेजर, वो भी अप्रूव कर दे तो अजय की लीव अप्रूव होगा। एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, नॉर्मली इमीडिएट मैनेजर ही लीव अप्रूवल, क्या, हाँ ठीक है, वॉट एवर, मुझे सिर्फ बताना है एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर का डिफरेंस क्या है। वेब सर्वर मतलब वेबसाइट, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक हो, है ना। वेबसाइट हमेशा यूआरएल के फॉर्म में एक्सेस होगी, राइट। वेबसाइट हमेशा यूआरएल के फॉर्म में एक्सेस होगी। एप्लीकेशन सर्वर यूआरएल के फॉर्म में एक्सेस होता है क्या, यस। आजकल क्या है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन का यूआरएल क्रिएट कर देते हैं, आप ओवर द इंटरनेट मतलब ब्राउजर के थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर एप्लीकेशन को मैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्रिएट करूं, मतलब एक मशीन है जहां पे मेरा सर्वर है, उसका एक क्लाइंट क्रिएट करूंगा, क्लाइंट रिमोट मशीन पे इंस्टॉल करूंगा और वो एप्लीकेशन मेरा एक्सेस होता है। जैसे व्हाट्सएप ले लो, व्हाट्सएप आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन है कहाँ, वो तो मेटा के सेंटर डेटा सेंटर पे है, मतलब उसका एक क्लाइंट हम अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं। डेटा सिंक होता है तो सिर्फ मेरे आइडेंटिटी का होता है, ऐसा होता है क्या कि मेरे आइडेंटिटी में गणेश का डेटा आ गया, नहीं होता है। तो बेसिकली एप्लीकेशन आपका उस फॉर्म में भी एक्सेस होता है, मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नॉर्मली एप्लीकेशन आपका सर्वर पे इंस्टॉल रहेगा, एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके क्लाइंट मशीन से एक्सेस कर पाएंगे या फिर ब्राउजर से भी एक्सेस कर पाएंगे। एप्लीकेशन दोनों तरह से एक्सेस होता है, लेकिन वेबसाइट आपका सिर्फ एक ही तरह से एक्सेस होता है। तो यहाँ पे हमने क्या डाला, वेबसाइट डाला, क्या डाला, वेबसाइट डाला। अब अगर वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हम अगर इसका आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस करेंगे और इसका आईपी एड्रेस है ये, तो अभी x.x.x.x आईपी एक्सेस किया तो ये वेब सर्वर का डेटा आएगा, और y.y.y.y एक्सेस किया तो ये वेब सर्वर का एक्सेस किया जाएगा, है ना। लेकिन मैंने तो दोनों के ऊपर सेम डेटा रखा है, और मेरा पर्पस क्या है भाई, एक सर्वर बंद हो जाए तो दूसरा मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन दोनों का यूआरएल अलग है, तो आपको देखना पड़ेगा भाई, ये नहीं हुआ तो ये एक्सेस करो, ऐसे ही है ना। तो ऐसा करेंगे क्या इंडस्ट्री में, नहीं। तो इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, हम लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करेंगे, क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, ये लोड बैलेंसर को भी एक आईपी रहेगा, दैट इज z.z.z.z.z। एक पॉइंट S3 में बच गया, अभी बता दो क्या, प्री साइंड यूआरएल, प्री साइंड यूआरएल कल ही बता दूंगा, सिर्फ याद दिला, सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे। प्री साइंड यूआरएल, है ना। अभी तक हम लोग क्या करते थे, परमिशन के थ्रू डेटा को एक्सेस करते थे ना, एसीएल के थ्रू देते थे, नहीं तो पॉलिसी के थ्रू देते थे, तभी हमारा डेटा एक्सेस होता था। लेकिन एक है प्री साइंड यूआरएल, छोटा सा चीज है, बता दूंगा आपको कल। तो अब क्या होगा, ये यूजर रिक्वेस्ट कैसे करेगा, इसे करेगा लोड बैलेंसर को, इसका एक आईपी रहेगा, लोड बैलेंसर के बैकएंड में क्या रहेगा,
नहीं, इसको बैकएंड नहीं बोलते, इसको टारगेट ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे बैकएंड ही है, लेकिन इसमें AWS में नाम अलग है, टारगेट ग्रुप। अब इस टारगेट ग्रुप के अंदर 2 सर्वर्स है ना। अजूर के अंदर बैकएंड पूल बोलते हैं और AWS में क्या बोलते हैं? टारगेट ग्रुप बोलते हैं। तो यूजर आपका क्या करेगा? यहाँ पे जाएगा, अब ये लोड बैलेंसर देखेगा, हेल्थ चेक करेगा। क्या करेगा? दोनों में से एक हेल्थी सर्वर है, उसकी तरफ ट्रैफिक रीडायरेक्ट करेगा। दोनों में से दोनों हेल्थी है तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन का भी कुछ पॉलिसी होना चाहिए। नॉर्मली राउंड रॉबिन पॉलिसी यूज करते हैं। क्या करते हैं? राउंड रॉबिन मतलब एक रिक्वेस्ट सर्वर 1 के पास, दूसरा दूसरे के पास, तीसरा पहले के पास, इस तरह से। बराबर, इस तरह से आपका लोड बैलेंसर काम करता है। इस तरह से आपका लोड बैलेंसर काम करता है ना। वो हेल्थ चेक करेगा। तो ये बेसिकली क्या देता है? हाई अवेलेबिलिटी देता है। एक सर्वर डाउन हो गया तो दूसरा सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, पूरा ट्रैफिक उठा लेगा। और ये क्या देता है आपको? ये देता है लोड बैलेंसिंग में देता है। अगर दोनों बैकएंड सर्वर अवेलेबल है तो एक 50% लोड बेयर करेगा, दूसरा 50%। क्लियर? अब यहाँ पे आपके लोड बैलेंसर कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं शिवराम? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है ना, दूसरा है नेटवर्क लोड बैलेंसर, और तीसरा मैं अगर गलत नहीं हूं तो गेटवे लोड बैलेंसर भी है। क्या है? क्लासिक लोड बैलेंसर इट्स ऑब्सोल्यूट नाउ, नो वन यूजेस क्लासिक लोड बैलेंसर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, हमारे पास नेटवर्क लोड बैलेंसर, हमारे पास गेटवे लोड बैलेंसर। अब ये लोड बैलेंसर अलग अलग लेयर पे काम करते हैं। क्या करते हैं? दिस लोड बैलेंसर वर्क्स ऑन डिफरेंट लेयर। अगर मैं दोनों की बात करूं तो ये कहाँ पे काम करता है? ये लेयर 7 पे काम करता है। ये कहाँ काम करता है? लेयर 4 पे काम करता है। किसकी? OSI लेयर की। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हमको OSI लेयर समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? OSI लेयर। तो चलो, OSI लेयर कहाँ से मिलेगा? कुछ बोलना है मेरे साथ, बात करना है? बहुत आवाज आ रहा है आपका। अच्छा, तू बोल रहा है क्या? चलो मैं लेयर्स का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, है ना। सिंपल सा ये चलो शिवराम बताओ OSI लेयर के बारे में क्या होता है। सबसे पहले बताओ इसका पर्पस क्या है OSI लेयर का। OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी, और बोल सकते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कम्युनिकेशन कैसे होगा? दो सिस्टम में आपका कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो OSI लेयर के थ्रू होता है। इसका इन्वेंशन कब हुआ था? जब कंप्यूटर निकले थे तभी OSI लेयर इन्वेंट हुआ था, है ना। पहले TCP/IP हुआ, बाद में OSI हुआ, लेकिन अभी हम लोग OSI ही यूज करते हैं। दोनों इक्विवेलेंट है। हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग OSI लेयर के बारे में बात करते हैं। अब एक बात बताइए, बेसिकली इसका जरूरत क्यों है OSI लेयर का? डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस शुड एबल टू कम्युनिकेट with each other. It is only possible when everyone will follow same standard, and that standard is derived in OSI layer. क्या बोल रहा हूं मैं? Different vendor devices should able to communicate with each other
Okay, it is possible when everyone will follow same standard, and that standard is derived in OSI layer. समझो HP ने एक मशीन बनाया, दूसरा डेल ने बनाया। HP ने अलग आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया, डेल ने अलग आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया। दोनों एक दूसरे के ऊपर कम्युनिकेट कर पाएंगे क्या? नहीं। अब देखिए, इसका कहना क्या है, कोई वेंडर कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करो, बैकएंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका टेक्नोलॉजी OSI लेयर के हिसाब से होना चाहिए। क्यों? OSI लेयर के हिसाब से होगा तो दो अलग अलग कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर पाएंगे, क्योंकि बीच में मैट कॉमन एजेंडा आता है ना, बीच में कॉमन एजेंडा आता है, राइट? अब हमारे बीच में कोई OSI लेयर है क्या? यस है। हम लोग बोल रहे हैं दो मशीन अगर एक दूसरे से बात करते हैं तो OSI लेयर के थ्रू करते हैं, हम लोग भी OSI लेयर के थ्रू बात करते हैं। अब इस क्लास में कितने लोग हैं? डिपेंड, 15-16 जितने भी है। अब इसमें मैं सर्वर हूं, आप क्लाइंट हो। सर्वर क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं, और आप क्या हो? क्लाइंट, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो सर्विस, राइट? तो कंप्यूटर नेटवर्क में भी दो मशीन आपस में बात करते हैं, एक रहेगा क्लाइंट और दूसरा रहेगा सर्वर, और ये किसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे? OSI लेयर के थ्रू। अब हम लोग बोलेंगे हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो DevOps ऑन AWS के बारे में हो रहा है। ओके, ये हमारा कॉमन एजेंडा है। मैं ये ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, आप रिसीव करना चाहते हो, मतलब हमारे बीच में एप्लीकेशन क्या आ गया? DevOps ऑन AWS ट्रेनिंग आ गया। तो ये एप्लीकेशन क्या बताता है? डिफरेंट एप्लीकेशंस वेयर टू कंप्यूटर्स आर टॉकिंग विथ ईच अदर। क्लियर? आपके कंप्यूटर में क्या होगा? दो कंप्यूटर आपस में बात करते, किसी ना किसी एप्लीकेशन के ऊपर बात करते ना। तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज दिस, आई विल से जनरल वर्ड में पर्पस फॉर कम्युनिकेशन। क्या मतलब? कोई एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे क्या बोलूंगा? ऑल एप्लीकेशन बिलोंग्स हियर। एप्लीकेशन कौन कौन सा है? आप HTTP ले लो, आप HTTPS ले लो, आप POP3 ले लो, आप SMTP ले लो, आप SNMP ले लो, आप टेलनेट ले लो, एक्सेट्रा, है ना? तो दुनिया में जितनी सारी एप्लीकेशन है अभी है, वो पहले थी, अभी यूज नहीं होती, वो फ्यूचर में यूज होगी, वो भी यहाँ पे आएगा, राइट? दूसरा है प्रेजेंटेशन लेयर। एवरी एप्लीकेशन रिक्वायर डिफरेंट डेटा फॉर्मेट। मूवी देखना है, मूवी प्लेयर में मूवी का फाइल अपलोड करना पड़ेगा, तभी वो मूवी देखेगा। अगर आप डॉक में मूवी फाइल अपलोड करना चाहते हो तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। आप डॉक्यूमेंट फाइल मूवी प्लेयर में ओपन करना चाहते तो दिखेगा क्या? नहीं। हर एक एप्लीकेशन के लिए अपना डेटा फॉर्मेट लगता है ना? तो ये क्या बताता है? डेटा फॉर्मेट रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेशन क्या है? और यहाँ पे ऑल डेटा फॉर्मेट बिलोंग्स हियर। अब डेटा फॉर्मेट कौन कौन से है? आप XLS ले लो, आप JPG ले लो, आप ASCII ले लो, आप क्या है, MP4 ले लो, एक्सेट्रा। क्लियर? तीसरा आता है सेशन लेयर। हमारे बीच में डेटा फॉर्मेट कौन सा है? इंग्लिश। हालांकि हम लोग हिंदी में भी बात करते हैं, हो सके तो मराठी में भी बात करते हैं, बट इट इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। हमारा नेटिव लैंग्वेज क्या है? मराठी या हिंदी है, इसलिए ऑब्वियस है हमको समझ में आता है। अदरवाइज वी शुड हैव अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज एज इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ पे अगर कोई बंदा बैठता है जिसको मराठी हिंदी आता ही नहीं, तो हमको ऑब्वियसली इंग्लिश में बात करना पड़ा। लेकिन अभी ऐसा कोई केस है क्या? नहीं। सो वी यूज इंग्लिश एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, तो हमारा डेटा फॉर्मेट है इंग्लिश, राइट? तीसरा होता है सेशन। इट एस्टेब्लिशेस सेशन बिटवीन द होस्ट। क्या करता है?
हमारे बीच में भी सेशन एस्टेब्लिश हुआ है 12 से 2 का, मंडे टू फ्राइडे। क्या डिस्कस करना है ये भी पहले से डिसाइड है, कितना फीस देना है वो भी पहले से डिसाइड है ना। बिना फीस दिए आप कोई बैठ सकता है क्या? नहीं, राइट। हाँ, कुछ ऑप्शन हो तो मुझे नहीं पता। हो सकता है, दैट इज नॉट आवर पार्ट, कमर्शियल पार्ट हमारी बात नहीं है, हमको टेक्निकल डिस्कशन करनी है। ओके, तो सेशन एस्टेब्लिश हुआ है, तो 2 मशीन में भी सेशन एस्टेब्लिश होता है तभी वो ट्रांसफर होगा। अब चौथा क्या है? चौथा है ये ट्रांसपोर्ट। मैं बोलूंगा लॉजिकली डेटा ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, एक है टीसीपी, दूसरा है यूडीपी। आपने इसके नाम बहुत बार देखे होंगे। एप्लीकेशन टीसीपी में आता है, एप्लीकेशन यूडीपी में आता है। एप्लीकेशन आपने ढेर सारा है, कुछ एप्लीकेशन टीसीपी में आता है, कुछ एप्लीकेशन यूडीपी में आता है। 2 ही मेन कैटेगरीज है। एप्लीकेशन आपका टीसीपी में आएगा, नहीं तो यूडीपी में आएगा। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी का मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी और यूडीपी का डिफरेंस मैंने बोला था, आप लोग पढ़ के आने के लिए पढ़े थे। कितने लोग पढ़ के आए? आप नहीं थे उस समय, पढ़े? आपको पता है टीसीपी और यूडीपी का? अभी क्यों बोलता हूँ छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों देता हूँ? क्योंकि ये टेक्निकल डिस्कशन करते समय कौन सा चीज कहाँ पे आ जाएगा कोई भरोसा नहीं है। हाँ, उतना डिटेल नहीं देखना है, अभी वो पता है आपको, पता है करके। लेकिन अगर नहीं पता तो एक बार पढ़ लीजिए, है ना। तो एप्लीकेशन 2 कैटेगरी में डिफाइन होते हैं, एक है टीसीपी, दूसरा है यूडीपी। टीसीपी गारंटेड डेटा डिलीवरी देता है, यूडीपी बेस्ट एफर्ट बट नो गारंटी। अभी हमारा फॉर्मेट क्या है? टीसीपी है। क्यों? क्योंकि हम लोग समझते हैं कि मैंने ट्रेनर जो पढ़ाया वो स्टूडेंट के पास पहुंचे, समझ में आए। ओके, हालांकि अगर आप नहीं बोलते हो मेरे को समझ में आ गया नहीं आया, तो जो मेरा नहीं, ऐसा नहीं। टीसीपी ही सबके लिए है। ऑनलाइन वाला अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो मेरा बताने का काम है क्या है टीसीपी। अगर आप ईमेल सर्विस यूज करते हो तो टीसीपी यूज करोगे, बराबर, क्योंकि मैंने मेल भेजा अजय को तो मेल जाना चाहिए ना, तो ये टीसीपी। थोड़ा सा समय लगेगा तो भी चलेगा। फोन पे बात करना है, टीसीपी रहेगा, यूडीपी यूडीपी। क्योंकि फोन पे एक आध वर्ड मिस हो गया तो भी वो पूछ सकता है मेरे को नहीं समझ में आया फिर से बताओ। और फोन कम्युनिकेशन फास्ट होना चाहिए। तो कुछ एप्लीकेशन आपका टीसीपी में आता है, कुछ एप्लीकेशन आपका यूडीपी में आता है, बराबर। अब आता है देखो नेटवर्क। तो ऊपर के 4 जो लेयर है, इसके ऊपर कोई डिवाइस देखा गया आपने? नेटवर्क डिवाइस नहीं, नेटवर्क डिवाइस नीचे आता है, जैसे राउटर, लेयर 3 स्विच। ओके, फायरवॉल एज अ डिवाइस लेयर 3 पे आता है। फायरवॉल का एप्लीकेशन लेयर 7 पे आता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं यूज करूंगा। आईपी एड्रेस, हाँ ठीक है, ले सकते हो लोड बैलेंसर भी, लेकिन इतना देख। अभी दूसरा है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे क्या आता है? स्विच, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज नथिंग बट वायरलेस स्विच। यहाँ पे दिखा नहीं मुझे वायरलेस एक्सेस पॉइंट कहाँ पे, कहीं ना कहीं रहेगा, तभी तो नेटवर्क मिल रहा है ना। बड़े ऑफिस में, घर में भी तो ब्रॉडबैंड राउटर लगाते हैं, उसको राउटर बोलते हैं लेकिन वो एक्सेस पॉइंट की तरह भी काम करता है। एक्चुअली वो घर का जो राउटर होता है ना, उसको सो बोलते हैं, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। उसमें वो राउटर का काम भी करता है, वो स्विच का काम भी करता है, और वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट का भी काम करता है। वो मल्टी फंक्शन एक ही डिवाइस में वो घर के पर्पज के लिए बना है, लेकिन ऑफिस में वायरलेस एक्सेस पॉइंट यूज होता है ना। यहाँ पे मैक एड्रेस, एक्सेट्रा। मैक एड्रेस क्या होता है कल मुझे बताना थोड़ा सा डिटेल में, कितने बिट का होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पता होगा तो कोई बात नहीं है, नहीं पता होता तो पढ़ गया, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है? केबल्स, कनेक्टर्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल, एक्सेट्रा। ओके, अभी ऊपर का 3 जो है ना, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। क्या बोलते हैं?
और नीचे का जो है इसको बोलते हैं हार्डवेयर लेयर, और इसको बोलते हैं, बोले क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ ओएसआई बोलते हैं, क्या होते हैं। ओके, क्लियर है ना। तो बेसिकली आपका एक लोड बैलेंसर है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वर्क्स ऑन एप्लीकेशन लेयर, और दूसरा जो है नेटवर्क लोड बैलेंसर कहाँ काम करता है, लेयर 4 पे। तो लेयर 4 कौन सा है, तो ये है लेयर 1, ये लेयर 2, ये लेयर 3, ये लेयर 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे कौन सा काम करता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो अगर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे कोई लोड बैलेंसर काम करता है तो वो कुछ फीचर एक्स्ट्रा देता है। क्या देता है, तो पहले वो फीचर के बारे में बात करना पड़ेगा, एंड देन वी विल सी हाउ टू कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। क्लियर, किसी को कोई डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट। तो सर यस अशरफ, राहुल। नो सर। No, sir. चलो फिर कल हम लोग 11:30 बजे मिलेंगे, है ना। Yes, sir. ओके बाय। बाय।